नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जल्दी ही मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है आपके पुलिस कांस्टेबल का बात करूं या फिर पटवारी लेखपाल के लिए बात करूं कि एग्जाम आपका यूके ट्रिपल एससी करवाने वाला है। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। मैंने चीजें अच्छे से बताई हुई हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे 3 से 4 चीजें करनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। देखिए पहली बात, आपको अगर आप सीट पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं पे सोए हुए हैं, आपको ऐसे नहीं देना है पेपर। पेपर आपका रियल होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। जो सेक्शन आते हैं आपके हिंदी का, जीएस का, उत्तराखंड जीएस का, वो पूरा मैंने उसी पैटर्न में बनाया हुआ है। तो आपको पहले, आप लाइब्रेरी में है तो अच्छे से बैठ जाइए एक बार। साथ ही साथ अगर आप रूम में हैं तो अपने चेयर पकड़िए और वहां पे पूरा पेपर को अच्छे से बैठिए और एक से दूसरी बात, 1 से लेके 100 तक नंबर लिखिए और वहां पे मेरे आंसर करने से पहले आपको ऑप्शन अपना आंसर लिखना है वहां पे। और एंड में आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना बना, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बिना बेहिचक के, ईमानदारी से। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक कॉन्फिडेंस वाला पेपर रहेगा। क्योंकि मेरा ये मोटो रहता है, मैंने इससे पहले भी आबकारी के पेपर के लिए भी ये चीजें करवाई थी, तो वहां से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और इसको आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं अभी से आपके लिए ऐसा करूंगा कि पेपर तक आपके लिए 20-30 पेपर सेट जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, वो पीयर एग्जाम टाइम की क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, आप कितना भी पढ़ लो, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपने कितना ही पढ़ रखा है, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पेपर को क्या करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगली बात, साथ ही साथ एक चीज और भी करेंगे आप लोग। इस पेपर को आपने पूरा पेपर 1-1.5 घंटे की जो वीडियो रहने वाली है उसके साथ ही पूरा पेपर होगा। ये नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन अभी कर लिए, उसके बाद आप दूसरा काम कर रहे हैं, फिर 20 क्वेश्चन बाद में, ऐसे नहीं। पूरा पेपर एक बार, जैसे एग्जाम में आप लोग जाते हैं 2 घंटे का पेपर होता है, तब तक उठते नहीं जब तक कि पेपर हो नहीं जाता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, पेपर को पूरा 1 घंटे में, जितना ही वीडियो जो होगी लंबी, उतना ही पेपर एक बार में देना है 100 क्वेश्चन का। फिर आपका आंसर लिखना, बाकी चीजें आपको बाद में करनी है। ठीक है, इतना फॉलो करना। अगर इतना करके देखिए एक बार, मेरे भरोसा रखिए, आपके लिए ना, आपका खुद नंबर जो नहीं आ रहे थे, आपके खुद नंबर यहाँ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 5 पेपर के बाद आप खुद ही देखना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एक बार फॉलो करके देखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के रिस्पॉन्स जैसा रहेगा इस वीडियो में, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए ये प्रैक्टिस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों को डिपेंड है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, जो कमेंट क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसको कमेंट करते हैं, और अपना स्कोर बहुत जल्दी जरूरी आपने बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से इंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1। जो चीजें मैंने आपको बताई, आपको चीजें जैसे आप जहां भी बैठे हैं अच्छे से बैठ जाइए। पेपर जैसे देना है, ये नहीं कि 20 क्वेश्चन अभी करने, 20 क्वेश्चन बाद में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है इसी अकॉर्डिंग आपको पेपर यहाँ पे करना है, और आपको लास्ट में अपना आंसर बताना है बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले हम शुरुआत करेंगे हिंदी से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी का। बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर बिहारी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा, जो बघेली है आपकी, ये आपकी पूर्वी हिंदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए जहां पे चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? देखिए तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए तत्सम क्या होता है? संस्कृत के समान। तद्भव क्या आता है? जो हमने हिंदी रूपांतरित उसको कर दिया गया है। ठीक है, शब्दों का, करहाट, कड़ा, कथित, कपित, कैथा, कुक्षी, कोक, बीएनसी, दोनों। ठीक है, देखिए तो इसका राइट ऑप्शन देखिए जो, ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है कलहाट कहार, नहीं ये आपकी दोनों गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ मतलब नहीं होता इन दोनों का। कपित और कहता, हाँ ये तत्सम तद्भव आपके क्या है? सही है। ठीक है, कुक्षी का कोक, हाँ कुक्षी तत्सम और तद्भव इसका होता है कोक हो जाता है। तो कौन सा रहेगा? बी एन सी, दोनों सही है। हाँ, तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दोनों दिया हुआ है, तो बी एन सी दोनों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ या फिर सर्वज्ञ? देखिए तो क्या दिया हुआ है? अल्पज्ञ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो विलोम शब्द को अच्छे से कर लेना। और तत्सम तद्भव, मैं टॉपिक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, कहां से चीजें पूछ रहा है आयोग, तो एक बार उस वीडियो को आप देख लेना, आपको चीजें क्लियर मिल जाएंगी। रीजनिंग का ही बनाया हुआ है, उत्तराखंड जीएस कहां से पूछ रहा है, लास्ट 6 पेपरों का मैंने एनालिसिस करवाया हुआ है, साथ में उत्तराखंड जीएस का भी, नॉर्मल जीएस का भी, हिंदी का भी करवाया हुआ है, और रीजनिंग का भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, उसको वीडियोस को एक बार देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। चौथा है यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से 100% क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने हिंदी की वीडियो में कंप्लीट आपको बता रखा है, फिर से यहाँ पे एक बार बता रहा हूं आपको मैं। हिंदी में अलंकार, वर्णमाला, संधि, तत्सम तद्भव, ये टॉपिक ऐसे हैं वर्तनी वाले, आपको करने हैं, क्योंकि 10 से 12 नंबर की हिंदी पूछ रहा है, और बाकी 8 नंबर की जो हिंदी पूछ रहा है। देखिए ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, आप वीडियोस को एक बार देखना, मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहले वो है आपका यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार कैसे है, यहाँ पे देखिए घटा शब्द क्या आया है? 2 बार आया है घटा।
तो शब्द यहाँ पे क्या है, दोबारा है, परंतु दोनों का अर्थ यहाँ क्या है, भिन्न भिन्न है दोनों बार। काली घटा का घमंड घटा, अगर दोनों का समान शब्द है बट अर्थ अलग अलग हो जाता है तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो घटा दिया है इसका काली घटा मतलब काले बादल, ये घटा का मतलब क्या है, यहाँ पे बादल दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे में क्या दिया है, घमंड घटा, तो दूसरे वाले में जो घटा का अर्थ दिया हुआ है ये कम होना, किसी का क्या है, कम होना दिया हुआ है, इसका मतलब है कम होना और इसका मतलब है बादल। तो काली घटा का घमंड घटा मतलब जो काले बादल है उनका घमंड क्या है, कम हो चुका है, इस टाइप से पे दिया हुआ है। जहां पे दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति है बट अर्थ अलग है तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। क्लियर है आप लोगों को। पांचवा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। देखिए आप छंद चौपाई से इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है बट फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये मात्राएं होती हैं आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जब हमको इनको गिनोगे तो 16 मात्राएं यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब सरकारी पत्रों की यहाँ पे बात कर रहा है, स्वनिर्देश जो दिए जाते हैं, ठीक है, महोदय का इस्तेमाल करते हैं, माननीय, शुभचिंतक या फिर बहुदीय। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो ये है आपका, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए बहुदीय का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा सरकारी जो पत्र आते हैं। ठीक है, अगला है सातवां क्वेश्चन, सावधान का संधि विच्छेद है। देखिए संधि मैंने आपको पहले भी संधि पढ़ाई हुई है, आप वीडियो जाके देखे ना। ठीक है, तो साव प्लस धान, सा प्लस वधान, सौ प्लस अवधान या सौ प्लस अवधान। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सावधान, सौ प्लस अवधान। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सावधान में कौन सी संधि है। ठीक है, ये आपके लिए आंसर है, ये मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे कमेंट में बताएंगे कि सावधान में कौन सी संधि है। ठीक है, और अपना स्कोर तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आठवां है, दूध पानी का पानी, कहावत का अर्थ क्या है। दूध में पानी मिला होना, असंभव कार्य हो जाना, दो को दिया काम बिगड़ जाना या फिर उचित न्याय हो जाना। तो दूध का दूध पानी का पानी, आपने कहावत बहुत बार सुनी भी होगी। तो दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब उचित न्याय हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मतलब उचित न्याय यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है तो मैंने आपके लिए फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है और मैं पूरा 25 से 30 टेस्ट पेपर यहाँ पे करवाऊंगा। अभी पेपर देखिए पुलिस तक तो मैं 20 कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद जो आगे पटवारी लेखपाल रहेंगे उसके लिए मैं 50 ट्राई करूंगा, 50 प्रैक्टिस सेट आपको 5 या क्वेश्चन करवा दूं, जो कि आपके लिए आप काफी ज्यादा एक क्या रहेगा, प्रैक्टिस के तौर पर अच्छा रहेगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति, वत्सल, निर्दय या फिर जुगुम्बा। ठीक है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या रहता है, वो रहता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, खुटियां, खुटियां, खुटियो या फिर खुटियां। ठीक है, तो खूंटी जो है उसका बहुवचन की हम बात करेंगे। तो अगर बहुवचन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो शब्द होता है वो होता है आपका खूंटियां। क्या होता है आपका, खूंटियां होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा है। तो हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, तो हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी तो बनेगा नहीं, और हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा ये भी शब्द नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। हाँ देखिए, तो हमारे यहाँ पे हमारा नहीं होगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ये हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगा, इसका क्या है, पुल्लिंग। ये आपका स्त्रीलिंग था, ये आपका पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 12वां है, वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है व्याकरणानुसार, व्याकरणानुकूल, क्रमबद्धता, योग्यता या फिर समीपता। तो वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समीपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनौपचारिक पत्र की समाप्ति करते हुए अंत में क्या लिखा जाता है। जब आप अनौपचारिक पत्र को समाप्त करते हैं लिखने के बाद, ठीक है, तो उसका अंत में क्या लिखते हैं, अभिनिवेदन लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, प्रेषक का पता लिखते हैं या फिर अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या करते हैं, आप आपने देखा होगा जब आप पूरा लेटर लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से, तो लास्ट में यहाँ पे आपने साइन करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, 14वां है, शुद्ध वाक्य है मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहा है। पहला गलत। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप, मोहन और गीता गा रहे हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उत्तराखंड के भी रख रखे हैं। ठीक है, जो नया पैटर्न है, पर ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए जितने क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो प्रैक्टिस कर कुछ भी हो सकते हैं। किसी पेपर में आपको उत्तराखंड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, किसी में कम मिलेंगे। प्रैक्टिस क्या होती है, आपको हर टाइप क्वेश्चन होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे। हाँ, अगर ये चीजें अच्छे से कर ली तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, इनसे भी निकल सकते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है।
ठीक है, वर्णमाला की डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें ट्रिक से मैंने आपको याद करवा रखा है। ठीक है, देखिए महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, क छ, देखिए जो महाप्राण होते हैं वो 2 और 4 होते हैं, दूसरे और चौथे, जैसे ख हो गया, घ हो गया, ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है। पहला देखिए क्या बोला गया है, क छ, नहीं क वाला नहीं होगा। अब देखिए ख छ ट ठ प, अगर आप सबको देखेंगे जैसे KTM 2, अब यहाँ पूरा नहीं बताऊंगा, तो KTM 2 में जैसे क ख ग घ ङ, इसमें दूसरे और चौथे होते हैं ना ये वाले, ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे, ये आपके होते हैं महाप्राण। तो देखिए ख ख ये सब क्या है आपके महाप्राण में हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए जो संविधान में कितनी भाषाएं हैं, अभी हमारी 12 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में हमारी जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक सिंधी ऐड होती है 15 होती है, फिर 3 भाषाएं ऐड होती है 18 होती है, फिर लास्ट में बोडो वगैरह ऐड होती है, डोंगरी वगैरह, वो 4 भाषाएं, तो ये आपकी 22 हो जाती है। ठीक है, और हम शेड्यूल, हमारे जो 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल के अंतर्गत हमारी जो 8वीं है अनुसूची, उसमें शेड्यूल मतलब अनुसूची, तो वहां पे 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी जीएस में बहुत बार पूछा गया पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको 22 भाषाएं हैं, इसमें हिंदी है, नेपाली है, गुजराती है, बट राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी कोई भाषा हमारी राजस्थानी भाषा है, बट संविधान की 8वीं अनुसूची में यह भाषा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है 17वां, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है उसके पास कपड़ा लता कुछ है भी या नहीं। ठीक है, रवि राजा और मीना स्कूल चले गए। देखिए अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, रवि राजा और मीना स्कूल चले गए, तो ये आपका यहां पे गलत है। ठीक है, अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। अब आपने उपसर्ग और प्रत्यय को भी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवीजन करेंगे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं अंतिम में लगते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय रहित कह रहा है, तो अध्यापक, गायिका, प्रिया या फिर नैतिक। तो देखिए यहाँ पे इका लग रहा है, इक लग रहा है, नैतिक, प्रिया या अध्यापक पक, इसमें यहाँ पे क्या है, प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्यय रहित है। तो गायिका में देखिए आपका इका लग रहा है, लास्ट में प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, प्रिया की बात करेंगे या इसमें प्रत्यय लग रहा है, नैतिक में इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, तो इक या, पर अध्यापक यहाँ पे पक कोई क्या है, हमारा प्रत्यय नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रत्यय रहित की यहाँ पे बात की हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 19वां है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। मार्गिक खाणु, मरोड़ीकरण, बिराणो सोनान, नाक दुखण, सोण मरी सासू, भादोयन आंसू, रोण मनसा छह बन, आखा थचाक लगी। मतलब क्या कह रहा है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में। ठीक है, अगर पराई वस्तु कोई है उसमें दिखाई वस्तु की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, इसमें क्या होता है, बिराण सोनान नाक दिखोन, मतलब दूसरे का जो सोना वगैरह है उसमें क्या है, नाक दिखोना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20वां है हमारा यहाँ पे, गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है। पहला दिया हुआ है, यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, यह आपका सही है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका सही है उडवार। अगला है, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले नहीं, ये नहीं होता है। इसका उडवार का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से अनाज उधार मांगकर उसको बदले में अनाज देते हैं, नहीं, ये नहीं होता है। अगला है, पुरोहित लोहार रुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्य दिया, हाँ ये है उडवार का मतलब आपका, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जीएस मतलब 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग के और जीएस के आते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। पहला 5 दिया हुआ है, फिर 21 है, उसके बाद 7 है। ठीक है, तो जिस प्रकार 5 का संबंध 21 से है, उसके बाद आगे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला कैसे दिया हुआ है, अगर आपका 21 आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए 5 इंटू, अगर मैं 5 इंटू 5 माइनस 1 करता हूं, ठीक है, कि ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 4 इंटू 20 हो जाएगा प्लस 1, तो ये 21 बन रहा है हमारा। ठीक है, दूसरी में भी सेम लॉजिक लगाता हूं मैं। ठीक है, देखिए 7 दिया हुआ है,
तो यहाँ पे 7 इंटू, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 में करूंगा प्लस 1 करूंगा, ठीक, कितना आता है 7, यहाँ पे क्या था 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 6 42 प्लस 43, तो 43 आ रहा है। ऑप्शन में है कहीं 43? हाँ, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 43 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 22 क्वेश्चन कह रहा है 4 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक कैसे बन रहा है, देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब अगले वाले में इसने क्या कर रखा है, संख्याएं वही है, देखिए 6 यहां भी था, यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां भी है, 9 यहां भी है और 3 यहां भी है, मतलब उसने उलट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, इसने क्या कर दिया है, जो ये फोर्थ था, ठीक है 4, उसके बाद 4 1 4 1 9 जो दिया हुआ 2 में 9 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 3 दिया हुआ है जो वो 3 में, तो 4 1 2 3, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखिए इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो, तो आगे भी क्या कर रखा है 8 2 8 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे भी क्या कर रखा है 4 1 2 3 कर रखा है उसने। अगले वाले में वही करेंगे 1 2 3 4, देखिए तो यहां पर भी हम 4 1 4 3 करेंगे। 4 में क्या है 7 है, 4 1 1 में आपका 3 है, तो देखिए 7 3 वाला हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 23वां क्वेश्चन, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो, ठीक है। देखिए अब पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है कि इसकी अगली संख्या यहाँ पे क्या आने वाली है। पहला देखिए 2 है, 2 से यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक है, तो इंटू 2 हो रहा है, तो उसके बाद 4 के बाद 12 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो 4 के बाद अगला हो रहा है 12 चक्को 48, इंटू क्या हो रहा है यहाँ पे 4 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, फिर 48 के बाद इंटू 5 हो रहा होगा, ठीक है। तो अगला जो आएगा इंटू 6 होगा, तो 240 इंटू 6 करेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 6 0, 24 4 कैरी 2 आएगा, 6 दूनी 12 2 14, तो 1440 आ रहा है। तो देखिए 1440 हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों तो हमारे ऑप्शन है नहीं। इसके बाद देखिए अगर देखिए 32 का 32 32 32 32 32, इसके आगे भी 32 आएगा, तो देखिए 32 1440 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। 24वां है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। देखिए रेटिना, नेशनल, अलजेब्रा, रेडिएटर, ठीक है। अब आप इसको कैसे मिलाएंगे, अब इन सब में देखिए लास्ट के जो दो अक्षर हैं, ठीक है, अगले यहां पे देख सकते हैं जो दिया हुआ है, देखिए आर ई, यहां पे देखिए एन ए, ठीक है, एन ए एल बी आर ए, यहां पे री दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब क्लियर हो क्या रहा है, आपने एक चीज गौर की, अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा, इसके जो लास्ट के दो अक्षर है ना, ये अगले वाले के सेम है। देखिए यहां पे एन ए था, एन ए था, अब इसकी ए एल है, इसका भी ए एल है, इसका आर ए था, इसका भी आर आई है, ओ आर, अब ओ आर से हमें शुरू कौन सा हो रहा है, यहाँ पे ओ आर से शुरू होने वाला शब्द आएगा, एम आई है गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, देखिए ओ आर, तो यहाँ पे ओ आर ऑर्डिनरी, ठीक है, तो ऑर्डिनरी हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। रीजनिंग ऐसी आती है, बस आपका पोजीशन ऑफ माइंड वहां पे काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, ठीक है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित किया जा सकता है। अब यह बता रहा है कि इन शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता कह रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सी ए आर ए भी दिखा हुआ है, पहला तो बन सकता है, ठीक है। एन आई एन ई, तो देखिए एन क्या है यहाँ पे है, आई भी है, बट एक चीज आपने देखा होगा एन जो है ना, इसमें एक ही एन है, यहाँ पे दो एन है, तो ये नहीं बनेगा। अगला भी मैच कर लेते हैं, बी ए आर ई, बी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है, ये तो बन जाएगा। तो मतलब राइस भी देखिए आर दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, इसमें सी भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये खाली 9 नहीं बन सकते, यहाँ पे एन एक ही है, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, क्लियर है। चलिए 26 है, कागज का एक टुकड़ा नीचे दिखाई गई आकृति के अनुसार मोड़ा और पंच किया जाता है, खोले जाने पर एक कैसा दिखाई देगा। देखिए आपका जैसे ये है एक साइड, अगर आप इसको खोलेंगे तो देखिए ऊपर साइड भी यहाँ पे आ जाएंगे, इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये पूरे खोलेंगे तो ये यहाँ पर ही बनेंगे और ये यहाँ पर ही बनेंगे, तो ऐसा कौन सा, ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये चार नहीं बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा,
ठीक है। 27वां है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृतियों के आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए अब ये इसमें देखना है कौन सा यहाँ पे बनेगा। देखिए पहले आप इस टाइप से करो, ऐसा बनेगा, यहाँ पे इस टाइप से आएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, इसको कट कर दो सीधे ही, ठीक है। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में देखिए 4 वाला यही है, तो ऑप्शन बी, आपको कुछ भी नहीं करना था। अगर फिर भी आप इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये आपका डायरेक्टली मिल चुका है, ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। चलिए 28वां, दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पहले ही देखिए सब में क्या है, सब में जो दिया हुआ है एम ई सब में दिया हुआ है, यहाँ पे एम ए है। देखिए सबसे पहले क्या बोला इसने, सब तीसरे स्थान पे कौन सा आया कह रहा है, ठीक है। देखिए इसमें एम ए था, एम ई था, एम ई था, एम ई था और एम ई था, फर्स्ट में तो आपका ए आएगा, ठीक है, पहला हमको मिल चुका है, पहला कट कर दो, हमको तीसरा चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, यहां पे देखिए एम ई टी सी एच, अब यहां पे सी है ना, और बाकी में है नहीं कोई, ठीक है। तो पहला हमारा, इसके बाद हमारा दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा मैच वाला आएगा, ठीक है, हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी कट कर दो। अब तीसरा जो मिलेगा हमको, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम ई टी एच आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एम ई, अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, देखिए ये आएगा ए वाला, तो आपका फोर्थ मतलब थर्ड पे आपका मेजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में वृत्तों की संख्या बताइए। अब वृत्त देखिए, एक अंदर 1 2 3 4 5 6, कितने बने, 6 बने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज वगैरह ये पूछ लेता तो ठीक है, ऐसे त्रिभुज होता तो आगे करवाऊंगा और टेस्ट में रखूंगा वहां पे, जैसे इसमें कितने त्रिभुज है, तो 1 2, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 = 3। अब 3 कैसे आया, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक आपका ये पूरा वाला 3, ठीक है। वो आगे मैं ट्रिक करवाऊंगा और रीजनिंग का मैंने स्टार्ट भी कर रखा है, तो आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझा रहा हूं वहां पे, ठीक है। 30वां है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जीएस इसका, ठीक है, रीजनिंग का। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न का स्थान लेगी। यहाँ पे देखिए पहला देखिए अंदर सर्कल था, उसमें आपको त्रिभुज दिए हुए थे और ये भरे हुए त्रिभुज थे। अगले वाले में इनने क्या किया, सर्कल को इनने पूरा भर दिया है, इनको डॉटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो ये बॉक्स था आपका, ये आपका खुला था, अंदर डॉटेड था, तो अगले वाले में क्या होगा, जो ये दिया होगा ना वो भरा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए 31वां कंप्यूटर क्वेश्चन है यहाँ पे। परम एक उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीडीए है या फिर पीसी है, तो कंप्यूटर यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो परम है, परम एक क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। 32वां है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एक डिजिटल जो घड़ी होती है ना, उसमें जो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, उसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33वां है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग किसी भी निशुल्क कर सकता है, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कोई भी निशुल्क कर सकता है, मतलब फ्री में कर सकता है, तथा इसमें परिवर्तन भी कर सकता है, वो क्या कह जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर या फिर फर्मवेयर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसको कोई भी आपको शुल्क नहीं देना होता है, ठीक है, कोई भी उसको यूज कर सकता है निःशुल्क फ्री में, ठीक है। ठीक है, अगर आपको देखिए वीडियो पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे चैनल ज्वाइन वाले चैनल पे दबा के मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, ठीक है, ये अभी फिर से मैं आपको यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ, इसको आप पूरा एक बार में पूरा देंगे, ये नहीं कि आधा एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस सेट होता है कि एग्जाम के तरीके से आप पेपर दो, ठीक है, पूरा सीटिंग अच्छे से बैठो चेयर पे और पूरा 1 से 100 तक नंबर लिखो, और जो आंसर मेरे आंसर करने से पहले आपको जो लग रहा है अपना आंसर वहां पे टिक करो, और लास्ट में मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका ईमानदारी से कि आपका इसको कितना बन रहा है, ठीक है। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी है अभी और मेरी कितनी हो चुकी है, ठीक है। 34वां है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा है, ठीक है, माउस, वेबकैम, अभी तो पता ही होगा वेबकैम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे वेब, ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, गूगल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक चीज जैसे गूगल मीट होता है, ठीक है, जैसे एप्पल के एप्स होते हैं कोई, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करते हैं, जूम हो गया, स्काइप हो गया, ठीक है, तो ये और साथ ही वेबकैम भी। और देखिए माउस क्या है, इसका पार्ट है, स्कैनर भी और प्रिंटर भी है। चलिए अगला है यहाँ पे 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित संचिकों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। देखिए आपको जो अवांछित जंक ईमेल वगैरह आते हैं वो किसका वर्णन करता है, CRM, DARM, JAM, स्पैम।
ठीक है। तो इसका बहुत बार देखा होगा आपको, जो आपके वीडियो कॉल, जो आपके मोबाइल पे मैसेज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनको जंक ईमेल कहते हैं, जो कि ईमेल्स भेजाते हैं आपको बार बार, अवेयर, मतलब अवेयर तो नहीं कह सकता हूँ, विज्ञापन के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, कि उद्देश्य से एक साथ अलग तरह जो मेल भेजे जाते हैं उसको स्पैम कहते हैं, ठीक है। तो स्पैम बहुत यूज में रहता है एग्जाम में। अगला है, भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भारत की अगर बात करेंगे, देखिए अजंता की गुफाएं हैं, उदयगिरी गुफाएं, मेहरगढ़ की गुफाएं, फिर भीमबेटका। तो भारत में अगर हम नवपाषाण कालीन की बात करेंगे, न्यू पैथोलिक जो कालीन जो गुफा है, ठीक है, वो मिली है हमको भीमबेटका। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में, एमपी में है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे? जैसे आपने पढ़ा होगा, लोहथाप पढ़ा होगा उत्तराखंड में, किमली गांव पढ़ा होगा, जो उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, अल्मोड़ा हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, या फिर चमोली के आसपास उत्तराखंड में भी जो कालीन मिले हैं, ठीक है, वहां पर भी आपने देखा होगा आदिवासियों के टाइम पे उन्हें चित्रकारी मिली हुई है, दीवार में उन्हें कुछ पशुओं की चित्र बना रखे, कुछ चित्रकारी कर रखे हैं, तो उसी टाइप की भीमबेटका की गुफाएं भी मिलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे? ये क्या आपकी एमपी में है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनकी खोज कब हुई थी? तो इनकी खोज हुई थी आपकी 1957-58 के आसपास हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। अजंता केव्स आपको पता होगा, ये आपकी महाराष्ट्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता एलोरा की गुफाएं जो होती है, यहाँ पे ठीक है, एक बड़ी जो चट्टान होती है ना, एक पत्थर से ये मंदिर टाइप, गुफा टाइप यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे शैव धर्म की भी है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की, हर टाइप की, हिंदू धर्म की भी है, जैन धर्म की भी, तीनों टाइप की यहाँ पे क्या मिलती है हमको? चित्रकारी वगैरह, ये मतलब गुफाएं जो है मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एंग्लो मराठा वॉर था, ठीक है, या एंग्लो जो आपका मैसूर वॉर कह सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये आपका रिलेट करता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से, ठीक है। तो इसके किसने पराजित किया था? हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, या फिर पेशवा बाजीराव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका टीपू सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को क्या किया था, यहाँ पे पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये जो हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, तो ठीक है, ये हुआ था 1798 और 1799 के आसपास, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद, इसमें हारने के बाद यहाँ पे जो कह सकते हैं कि हैदराबाद के आसपास जो रीजन था, टीपू सुल्तान यहाँ जैसे हारता है, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का हो जाता, पूरा ही रूल यहाँ पे हो जाता। इसके बाद अंग्रेजों ने 20 साल के लिए यहाँ पे इनको ही राजा की तरफ पे अपॉइंट किया था, इसके जो और भी थे वहां पे, बट बाद में पूरा कैप्चर कर लिया गया, किस तरह यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ पूरा इसको कैप्चर कर लिया, अपना वहां मतलब पूरा अपना चलाने लग गए थे राजशासन, ठीक है, जो कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी, और जुलाई कह सकते हैं, जुलाई 1943 के आसपास सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी के द्वारा, ठीक है, कहाँ गए थे? आपके जर्मनी में गए थे। तो जर्मनी से सिंगापुर गए थे, जर्मनी से सिंगापुर गए थे, और वहीं पे इनके द्वारा इसका आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे साथ ही साथ एक था आपका इंडियन लीग, ठीक है, एक आपका इंडियन लीग की कमान की यहाँ पे संभाली गई थी, ठीक है, और इनके द्वारा बोला गया था, दिल्ली चलो का नारा भी यहाँ पे दिया गया था। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर हरियाणा। देखिए चंपारण कहाँ पे है? ये आपका बिहार में है, पहला क्वेश्चन। और पूछता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था इंडिया में? तो ये आपका चंपारण ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। साथ ही साथ जो चंपारण सत्याग्रह है, यहां जाने के लिए गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो राजकुमार शुक्ल आपके कौन है? राजकुमार शुक्ल जी हैं। तो इनके द्वारा गांधी जी को यहाँ पे क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था। जब गांधी जी कहाँ थे? लखनऊ में थे एक प्रोग्राम के दौरान, तो वहां इनको यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। और जो ये चंपारण सत्याग्रह था, ये किस चीज से रिलेटेड था? तो ये इंडिगो कल्टीवेशन, जो नील की खेती है, अंग्रेज क्या कर रहे थे? बोल रहे थे कि यहाँ पे 3/20 भाग पे क्या करो, नील की खेती करो, क्योंकि उससे अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, ठीक है। बट किसानों को था कि हम जो अनाज वगैरह, उस टाइम पे अनाज वगैरह तो डिपेंड सब किसान इसके ऊपर थे, जनता थी, तो इसके ऊपर सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी का पहला विशाल सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी यहाँ पे जीत गए थे, ठीक है। तो इसको समाप्त कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने? देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, ये हो जाएंगे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। इनके बारे में आपने एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 40 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। 41 क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की सबसे ऊंचाई कम है?
कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या फिर मुकुट पर्वत। देखिए कंचनजंगा भारत और नेपाल, मतलब सिक्किम भारत और नेपाल के बीच में है, ये बड़ी चोटी है। नंदा देवी तो आपको पता है उत्तराखंड में, ये भी बहुत बड़ी है। कॉमेट भी है, पर सबसे छोटी की बात करूंगा तो ये मुकुट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जगह? मुकुट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपकी 7,242 मीटर है, किसकी? मुकुट पर्वत की। और बाकी अगर हम देखते हैं कुमाऊं के अंदर नंदा देवी की 7,817, इनको भी आप याद करना, उत्तराखंड में तो खासकर पूछता है। ठीक है, और आपके जो कॉमेट है, कॉमेट का कितना है? 7,756 मीटर। ठीक है, और साथ ही अगर मैं कॉमेट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 8,598। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। अगला है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। अब देखिए घास के मैदान के रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ग्रासलैंड वगैरह है जो फिर, या फिर जो ओशियन करंट है, समुद्री धाराएं, जल धाराएं हैं, उसके ऊपर वीडियो आएगी स्पेशली, क्योंकि यहां से यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए बात कर रहा है आपके शीतोष्ण घास के मैदान की बात कर रहा है, सवाना, प्रियरी, वेल्ड या फिर पंपास। जो वेल्ड है ये आपके कहां पे? अफ्रीका में है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अफ्रीका की पूछ रहा है। अब देखिए जो कैंटरबरी है, कोई पूछ रहा है कैंटरबरी कहाँ की है? ये आपकी न्यूजीलैंड की है। ठीक है, डाउन से पूछेगा आपको, डाउन से कहाँ की है? डाउन से आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है, ये क्वेश्चन पूछता है। सवाना हो गया, बहुत फेमस है, अफ्रीका के अंतर्गत ही है। पर यहाँ पे शीतोष्ण घास कह रहा है। अब शीतोष्ण वाला रीजन क्या आएगा? नीचे को आएगा, और ये हो जाएगा आपका जो राइट ऑप्शन, ये होता है आपका वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कि अफ्रीका के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है भारत, म्यांमार, चीन या नागालैंड? तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश जो है वो आपका चीन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, 44वां क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से भूस्खलन तथा बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है? बांधों का निर्माण, अतिवृष्टि, भूकंप या फिर अतिखनन? देखिए अगर हम भूस्खलन की बात करें साथ ही बाढ़ की बात करें तो अतिवृष्टि मतलब जब ज्यादा बारिश होती है ना, तो इससे क्या होता है? पहले तो भूस्खलन होता है, फिर क्या होता है? ज्यादा बारिश होगी तो पानी बढ़ेगा और उससे क्या बाढ़ की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है मोपा, डबला, मिस्पी, अपतनी जनजाति किस राज्य की है? देखिए अपतनी जनजाति जो है, अगर ये आपको टीम नहीं भी याद है, अपतनी को याद रख लो। अपतनी जनजाति है, आपने इसको नाम याद नहीं होगा बट आपने देखा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश की है। पहली बात तो इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वहां की महिलाएं यहाँ पे देखा होगा ना, अपने नाक में ना इस टाइप से नाक में कुछ ये चीजें पहनी रहती हैं। ठीक है, और साथ में टैटू बनाई रहती हैं। तो आपने न्यूज में या मूवीज में देखा होगा। तो ये अपतनी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपने बहुत बार कहता हूँ, अगर आप लोग ना कोई ब्लॉग वगैरह भी देखते हैं, कब अभी पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो ऐसे वीडियो देखिए, ऐसे ब्लॉग्स देखिए जो कि कहीं की ना कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, किसी स्टेट में जाके वहां के कल्चर को दिखाते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपकी ज्योग्राफिकल चीजें जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती है आप देख के। तो बहुत बार मैं अभी कभी शेयर भी कर दूंगा, एक दो अच्छे खासे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं, उस वहां स्टेट में जाके उस कल्चर को दिखाते हैं। ठीक है, उससे देखिए रील्स वगैरह देख के फायदा नहीं है। अगर आप इन चीजों को देखते हैं ना, जो कि आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, तो आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप नॉर्मली रील्स वगैरह देखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है आपकी लाइफ में, तो वो आपका टाइम बहुत वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपतनी जनजाति जो है वहां की महिलाएं काफी सुंदर होती हैं, और पहले राजाओं के टाइम पे कहा जाता था, कि मैंने भी उसके चीजों के बारे में पढ़ा था जब देखा था, तो उनके तरह ना अपने नाक में बचपन में क्या होता है, ये बड़े बड़े ना होल टाइप कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है वो महिलाएं ना थोड़ी अच्छी नहीं दिखे, उनकी सुंदरता भी कम हो जाए। तो जिसको उससे क्या होगा, वहां के लोगों को, वो लोग आसपास के राजा लोग थे वो उनको पसंद ना करें। ठीक है, इसकी वजह से वो काफी अच्छा है। इसलिए वो आपने बच्चे सोचा होगा कि ये लोग क्यों करते हैं ऐसे, टैटू क्यों आते हैं मुंह में, बड़े बड़े नाक में छिदवा क्यों लेते हैं, तो रीजन आपका यही होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो अपतनी जनजाति है, मोम्पा, डबसा, ये सब कहां पे है? ये आपके अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए प्रथम बैठक के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक की। अगर हम बात करेंगे तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे आपके अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये बनाए थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। उसके बाद कहता है सेकेंड मीटिंग होती है आपकी, ठीक है, वो होती है आपकी 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद। ठीक है, 1946 को होती है, और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे सेकंड यहाँ पे बनाया था, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और बहुत बार क्या होता है, अब ये डेट याद हो चुकी होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो नई पूछ लेंगे कि सेकंड मीटिंग कब हुई थी, तो आपको 11 दिसंबर यहाँ पे याद करना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य कहां से ग्रहण किए हैं? देखिए जो स्रोत है हमारे संविधान के, उसमें जो 70% पार्ट है अभी हमारा करंट में, वो हमारा है 1935 का जो एक्ट था।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा है। बट जो 30% चीजें हैं वो हमने अलग अलग सोर्स से ली हुई है। जैसे हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, तो हमने यूएसए से लिए गए, ठीक है। साथ ही अगर मौलिक कर्तव्य जो हमारे पार्ट 4 के अंतर्गत, पार्ट 4 ए के अंतर्गत जो हमारे 10 के हैं फंडामेंटल राइट हैं, बाद अभी के हैं 11 हो चुके हैं, पहले 10 थे, तो इनको ये हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमने कहां से लिए गए हैं? ये हमने रूस से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए इनका ऑर्डर, बहुत बार अभी देखा है, इनका ऑर्डर पूछ ले रहा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीपी गिरी या फिर प्रणब मुखर्जी? तो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करूंगा तो ये थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है अभी के टाइम पे, प्रेजेंट में जब ये वीडियो बन रही है आपके लिए, ठीक है, जून के आसपास, ठीक है, तो जून में अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन है, साथ ही साथ वो कौन से नंबर के हैं? ठीक है, आपको ये भी बताना बहुत कमेंट में जरूरी है। ठीक है, अगला है आर्थिक व्यवस्था के तहत ट्रस्टिप का सिद्धांत किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नेहरू? तो ट्रस्टिप का सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है बार बार, तो ये हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और दादा भाई नेहरू के बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में इनकी है एक बुक है पॉवर्टी इन अनडिस्ट्रिब्यूटेड इंडिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम भारत में जो हम गरीबी बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की, तो इनके द्वारा डिसाइड की गई थी। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले इंडियन थे जो इंग्लैंड के अंतर्गत जो चुने हुए थे, वहां पे जीते हुए थे। ठीक है, तो इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बूढ़े व्यक्ति की संख्या दी गई है भारत का सबसे बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो ग्रांड ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले कौन थे? प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, भारत में मंदिर की संज्ञा। भारत के मंदिर क्या है हमारे? भारत के मंदिर आपके डैम, जो इनने डैम बनाए थे। ठीक है, क्योंकि भारत आजाद हुआ था जब, उसके बाद भारत में कुछ नहीं था उस टाइम में, इनके द्वारा आईआईएम बनाए गए, आईआईटीज बनाई गई। ठीक है, साथ ही साथ डैम बनाए गए, जो कि हमारे आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। ठीक है, इनमें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी किसको? जो हमारे बाद बने थे उनको यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 50वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मनीला फिलीपींस, दिल्ली भारत, ढाका? देखिए, अब देखिए पहली बात, सार्क जो है ये कंट्री का एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर हम सार्क की बात करेंगे तो सार्क का हेडक्वार्टर है आपका, ये हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है बहुत से बच्चों को, बिम्स्टिक का हेडक्वार्टर पूछ लेता है, बे ऑफ बंगाल बिम्स्टिक का। ठीक है, तो बिम्स्टिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर देखिए ऐसे याद रखना है, सार्क का तो ठीक है, आप एलिमिनेट कर लेना। पहली बात, बिम्स्टिक का बोलेगा ये कहाँ पे होगा? बहुत से, अब देखो बांग्लादेश, बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से बांग्लादेश भी होता है, तो बांग्लादेश के अंतर्गत ढाका जो है, तो ढाका में आपका बिम्स्टिक का है। अब बचा सार्क का, सार्क का कहाँ होगा? नेपाल काठमांडू में होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको यहाँ से। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आर मिश्रा, केसी मेहता, एस एम स्वामीनाथन या फिर पी महेश्वरी? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1966-67 के आसपास हुई थी। ठीक है, उसके बाद ही YEDCLD जो कह सकते हैं यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंडिया में आए। यहाँ पे आपने देखा हरित क्रांति को अपनाने वाले राज्य जो जहाँ पे सबसे ज्यादा अपनाया गया, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी के अंतर्गत। ठीक है, इससे क्या हुआ? लार्ज स्केल पर क्या होता है, भारत में चीजें बढ़ने लग जाती हैं, फर्टिलाइजर यूज होता है खेती के अंतर्गत। ठीक है, तो एस एन स्वामीनाथन हमारे भारत के क्या है? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के जनक कौन है, कहां पे? वर्ल्ड लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? खेती से हो जाएगा, एग्रीकल्चर से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करना। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो चीजें करवा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको हेल्प मिल रही है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर मुझे भी ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं सोचता हूँ कि हाँ, इस वीडियो को का फायदा, क्योंकि मैं 1-2 घंटा 3 घंटा इस वीडियो पे मेहनत करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लाइक्स नहीं होते ना, तो फिर थोड़ा मन को क्या होता है, मन नहीं करता है वीडियो आगे बढ़ने की। अगर वीडियो बनाने का फायदा नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो अगर आपको पसंद वीडियो आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए अच्छे से। ठीक है, तो इस आपका एक ही काम है, आपसे जो फीस है, मैं ये कहूंगा आपकी फीस है वो लाइक है आपकी मेरे लिए। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो मैं सोचूंगा कि हाँ, आपने मुझे फीस दी है करके। ठीक है, चलिए 52वां क्वेश्चन है, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन,
लाभांश या किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय। देखिए मुद्रा की हम बात करेंगे, मुद्रा से क्या है, विनिमय, हम लेन देन वगैरह करते हैं, आप चीजें खरीदते हैं, तो मुद्रा मूल्य का क्या होता है, मापक होता है मुद्रा। ठीक है, इसमें हम चीजों को क्या करते हैं, लेते हैं, वो करते हैं। ठीक है, इस टाइप से चीजों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में विनिमय के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो भारत में रुपया आपको पता ही है, रुपये का सिंबल इस टाइप से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? ठीक है, मेरुदंड की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये होता क्या है, पहली बात ये होता है रीढ़ कृषि। भारत में जो रीढ़ है, भारत की रीढ़ क्या है, मतलब मेरुदंड क्या है, वो आपका कृषि क्षेत्र है। अब देखिए पहली बात मैं यहाँ पे बोलूं, भारत में जो है सबसे ज्यादा लोग कृषि पे डिपेंड है, 50% से प्लस कह सकते हैं। बट अगर हम देखिए दो चीजें हैं, अब इकोनॉमी के अंतर्गत बोलेगा किस सेक्टर का, देखिए प्रथम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीन सेक्टर है। जहां पे भारत के अगर हम बात करेंगे, जो भारत आजाद हुआ उससे पहले या 1960 के टाइम पे बात करूंगा, जब भारत में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरी सेक्टर का था, जो हमारा कृषि का सेक्टर है। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे कारखाना वगैरह आता है, इंडस्ट्री होती है। तीसरा हमारा सर्विस सेक्टर, जहां पे सेवा क्षेत्र, मतलब बैंक वगैरह है, ऑनलाइन चीजें जो है वो हमारे इससे आएंगे। अब अभी के टाइम बात करेंगे, अगर इकोनॉमी के अंतर्गत चीजें बोलता है कि किस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो आप सर्विस सेक्टर करेंगे, सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, थर्ड में कृषि का करेंगे। कृषि का परसेंटेज घटते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बट अभी 2020-21 में जब कोरोना आया तो उस टाइम पे इसने रैपिड मतलब अच्छे से इसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, ऑफिस बंद हो गए थे, तो लोगों ने क्या किया, खेती करना फिर से स्टार्ट कर दिया था। बट फिर भी इतना ज्यादा अभी के टाइम पे कृषि इतना आगे नहीं आया, क्योंकि सर्विस सेक्टर ने इसको कैप्चर कर लिया है। अब यही बात हम अर्थव्यवस्था के मेरुदंड की बात करेंगे तो वो कृषि है, क्योंकि कृषि भारत में क्या है, अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। क्योंकि गांव, भारत की आधे से ज्यादा आबादी जो है वो गांव में रहती है, और वो क्या करती है, गांव में कृषि करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। देखिए रीजनल रूरल बैंक जो है, आरआरबीज हैं, इनकी स्थापना 1975 में होती है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन ये याद रखना है। ठीक है, अब पहली अगर यहाँ पे आरआरबी की हम बात करेंगे तो आरआरबी जो है ये सिक्किम में अभी एक भी ब्रांचेज नहीं है इसकी। बाकी आपको मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, बाकी जो स्टेट है वहां पे आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। बट जो आरआरबी है ये अभी सिक्किम में, इनके आपको एक भी ब्रांच यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पहली बात। अब मैंने बोला 1975, अब कभी क्या होता है, डेट पूछता है, तो सबसे याद रखना 2 अक्टूबर। अब देखिए भारत में ना कोई भी ग्रामीण क्षेत्र की स्कीम जो आ रही होगी, या जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए स्कीम आ रही होगी ना, उसमें 99% केसेस में वो गांधी जी के बर्थ पे आ रही होगी, बर्थ डेट पे आ रही होगी। क्योंकि गांधी जी ना भारत की उनकी सोच थी कि भारत को अगर विकास करना है तो भारत दो है, एक भारत इंडिया है और एक भारत है। उनने बोला कि जो गांव में लोग निवास करते हैं ना वो भारत है, और जो शहरों में लोग रहते हैं वो इंडिया है। तो पहले जब हम भारत को विकास करेंगे ना, जैसे गांव डेवलप करेंगे ना, सिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। गांव में जो जितनी भी स्कीम्स है, तुम गांवों के लिए स्कीम लेके आओ। तो ये गांधी जी की क्या थी, एक थिंकिंग थी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत भारत में आरआरबी वगैरह बनते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, नाबार्ड वगैरह आपने देखा होगा, वित्त पोषण वगैरह करते हैं, 1982 में बनता है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए हमारा ये जो सेट करने का मतलब होता है, आप बहुत से बच्चे कहेंगे सर टिक करते हो आगे चलो, देखिए वो आप करेंगे ना कोई फायदा नहीं है जब तक आप, अभी आपका क्या है, यहाँ पे रियल एग्जाम नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको ना सब पता होना चाहिए कि आरआरबी कब बनते हैं, क्यों। अब यहाँ तो टिक कर देता, मैं आगे बढ़ता, पर अगर क्वेश्चन वहां पे आता आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी। अब क्वेश्चन अभी आजकल क्या हो रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, रटने वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, फैक्ट वाइज। तो थोड़ा ऐसी चीजों को मैं बताऊंगा ना, तो प्रैक्टिस मैं ऐसे करवाता हूं, मेरा तरीका यही है। आप अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं देखते, आपके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। बट मेरे कराने का तरीका यही है कि आपको ना आसपास की चीजें ना पता हो सब, तभी आप चीजों को हैंडल करो। अब मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप मुझे याद करेंगे कि हाँ सर ने क्वेश्चन वहां पे आरआरबी के बारे में बताया था, आरआरबी कब बने थे ये बताया था, साथ ही कौन से स्टेट में आरआरबी नहीं है वो बताया था, और साथ ही तीसरी बात, ठीक है, तो ये चीजें थी, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें कब बनी थी और क्यों बनी थी करके। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। कौन से वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? पहली बात देखिए, भारत के अंतर्गत अगर आपको पता है जो आत्मनिर्भर भारत योजना आई थी, ये 2020 के आसपास आई थी। ठीक है, दूसरी बात, अब 2020 के आसपास यहाँ पे आपके वित्त मंत्री कौन है? अभी जो है वो पहले भी थी, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम फुल फीमेल बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम थी, ठीक है, तो ये क्यों आई थी? देखिए भारत में ये कहा था, कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो भारत को कहा गया था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लेके आए थे जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब इस रिलेटेड डेट पूछेगा तो ये थी 12 नवंबर 2020 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला है 56वां क्वेश्चन है, वर्ष 2000
24 ये आपका 2024 होगा, ठीक है। 2004 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? देखिए नोबेल शांति पुरस्कार देखिए 6 फील्ड में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार हर साल दिए रहते हैं। आपको लास्ट 2 साल के 2023 और 24 से करंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नोबेल के जो भी पुरस्कार है, ठीक है, इकोनॉमी का है, लिटरेचर का है, केमिस्ट्री का है, जो भी है मेडिसिन, वो को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसको बनाया करके, ठीक है, ये मिला हुआ है निहोन हिनांक्यो को। अब इनको क्यों मिला, कभी क्वेश्चन यही पूछेगा। तो देखिए जो नागासाकी हिरोशिमा में जापान के अंतर्गत 1945 में अमेरिका के द्वारा क्या कहता परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले को बचे लोगों को का प्रतिनिधित्व करने वाले जो, ठीक है, तो वहां पे क्या था, जमीनी लोगों जो मतलब उसके जमीनी लोग थे, उनकी उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2024 में इनको यहाँ पे क्या किया गया है, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मत्स्य पालन दिवस से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए मत्स्य का क्या है आपका पता है, ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा। अब यहाँ पे विश्व मत्स्य पालन दिवस की अगर बात करते हैं तो ये कब हम सेलिब्रेट करते हैं? ये बोलते हैं हम 21 नवंबर को करते हैं, ठीक है, प्रत्येक हर साल इसको करते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको डेट भी देखनी है, एक भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो मत्स्य पालन मछली पकड़ने के उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलित करने वाले आसपास के जो क्षेत्र होते हैं इनको स्थिरता कम करने के लिए यहाँ पे चीजें बनाई गई, मतलब एक थीम टाइप रखी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अगर क्वेश्चन पूछता है मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत का जो वर्ल्ड में, ठीक है, कौन सा स्थान है, तो भारत क्या है, तीसरा, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन की बात करेंगे। और जो निर्यातक की बात करेगा तो चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्यात करता है मछलियों को, भारत चौथे नंबर पे है वर्ल्ड पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर आप कोस्टल एरियाज पे गए हुए हैं तो पूरा जो कोस्टल एरिया आप अगर इधर वेस्ट बंगाल से जाके गुजरात सोमनाथ तक देखते हैं तो वेरावल वगैरह में लार्ज स्केल पर मछलियां क्या होती हैं, पकड़ी जाती है और बेची जाती है, ठीक है। अगला है, विश्व के देशों के प्रमुख संगठन G20 की स्थापना कब हुई थी? अब क्वेश्चन यहाँ पे पहली बार बोलेगा, पहली बात मैं आपको क्लियर करूं, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है कहीं पे, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1999 में हुई थी। तीसरी बात, अब G20 की जो लास्ट ईयर 2023 में जो मीटिंग हुई थी अब वो कौन से नंबर की थी आप लोग को बताना है, वो भारत ने उसको क्या कहता होस्ट किया था। उसके बाद जो 2024 की अगर बात करेंगे तो इसको होस्ट किया हुआ है आपका ब्राजील के द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसी जो भारत में जो 2023 में मीटिंग हुई थी यहाँ पे इसका 21वां मेंबर बन गया था, कौन बन गया था, अफ्रीकन यूनियन बन गया था। और अभी जो 2022 में जो इसकी मेजबानी, सॉरी 2025 की जो मेजबानी करने वाला है वो अफ्रीका ही यहाँ पे करने वाला है। ये यहाँ से आपके कैलेंडर के साथ भी क्वेश्चन क्या हो गए, रिलेट हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब देखिए इंडेक्स भी आपको पढ़नी है, यहां से चीजें बताने का तरीका मेरा ये है कि आपको कुछ कुछ चीजें क्या करनी है, यहां से जैसे ही मैंने क्वेश्चन बताया अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन नहीं आए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जाकर आप क्या करेंगे, सीधे पढ़ाई करेंगे 1-2 घंटा पेपर देने के बाद। क्या होगा, इससे क्या होगा ना, आपको जो टॉपिक भी आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपको एक टास्क ही मिलेगा कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, और क्योंकि वो आपको पता है कि आपने वो क्वेश्चन सही नहीं किया था इसलिए उसको उस टॉपिक को करना आपका क्या है यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। तो भारत में अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में जो भारत की रैंक आई है 2024 में, ये किसने जारी की है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको जारी किया गया था, ठीक है। तो इसमें हम भारतीय अगर रैंक की बात करते हैं तो भारत की रैंक थी जिसमें 72 थी, ठीक है। और ऐसे ही आपको हंगर इंडेक्स में क्या थी, अभी नया आपका प्रेस वाला आया हुआ है, प्रेस इंडेक्स आया हुआ है, उसमें भारत की 151वीं रैंक है, लास्ट ईयर आपकी 159वीं रैंक थी। तो इस टाइप से आपको हर चीज देखना है, भुखमरी सूचकांक में कौन सी है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए परमवीर चक्र युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वीर चक्र शांति काल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो इसमें से बोला गया कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, तो देख सकते हैं परमवीर चक्र आपका सही है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, महावीर चक्र भी है, बट वीर चक्र की बात करेंगे तो शांति काल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सरो हारोल छोपती लंगवीर क्या है? देखिए मैंने उत्तराखंड क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हुए हैं जैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हर ये नहीं कि मैं एक बार में सभी भर दूंगा, मैं हर पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि आपके लिए हेल्प रहेंगे। सरो हारोल छोपती और लंगवीर क्या है, उत्तराखंड के क्या है, ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, उत्तराखंड का जो अगर परीक्षावाणी है तो परीक्षावाणी, बीएचनी की है तो बीएचनी की जो भी बुक है उसमें जो उत्तराखंड की संस्कृति वाला चैप्टर है ना आपको, वो आपको अच्छे से जाके एक बार पढ़ना है। उत्तराखंड का जो संस्कृति वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से जाके एक बार पढ़ना है, जो कि आपको यहाँ पे क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि उत्तराखंड के जो आपके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ठीक है, उसमें 17 से 18 क्वेश्चन उत्तराखंड के कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए 62वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमृत गंगा मंडल में बालखिला में मिलती है, केदार गंगा गंगोत्री से गंगा में मिलती है, हनुमान गंगा हनुमान चट्टी मालकंदा से मिलती है, ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3वां क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बांट दिया गया? देखिए पहले कुमाऊं में, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में, जो कह सकते हैं पहले एक ही जिला था यहाँ पे। ठीक है, तो अल्मोड़ा और नैनीताल को कुमाऊं डिवीजन के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो इसको डिवाइड कब किया गया? तो 1891 में इनको दो जनपदों में क्या कर दिया गया, मतलब कहने का मतलब है कुमाऊं में अल्मोड़ा एक जनपद बना दिया गया, दूसरा नैनीताल को यहाँ पे बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम क्या था? देखिए 2013 में जून के मंथ में ही केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, सबको आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी झील आपकी है? चोड़ावाली झील है। चोड़ावाली झील जो है इसको क्या कहते हैं आप? इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे ये टूट गई थी बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से, और जो केदारनाथ में जो मंदिर था उसके आसपास का पूरा एरिया क्या हो गया था, लार्ज स्केल पर यहाँ पे डेथ हुई थी लोगों की। और उत्तराखंड में अभी तक इस सदी की या इससे पहले की भी बात करूंगा तो सब कहते हैं सबसे बड़ी यहाँ पे क्या थी, ये आपदा थी। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है उत्तराखंड में कितने जिले ऐसे हैं जहां पर जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है? कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में कौन से ऐसे आंतरिक जिले हैं, ठीक है, जिनकी सीमा ना तो उत्तराखंड के किसी जिले से लगती है, ना ही बाहरी जो देश है अनटेस्टेड बॉर्डर है उनका। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पहला आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, क्लोज है। ठीक है, अल्मोड़ा हो गया आपका, इसके बाद बागेश्वर हो गया आपका, 3 कुमाऊं के अंतर्गत हुए। ठीक है, इसके बाद अगर हम गढ़वाल के अंतर्गत देखते हैं तो जो हमारा टिहरी है, टिहरी जिला जो है वो भी हमारा पूरा क्या है, आंतरिक जिला है। बाकी जो और जिले हैं हमारे, जैसे हम कह सकते हैं हरिद्वार है, देहरादून है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, चमोली है, चंपावत है, उधमसिंह नगर, नैनीताल है, ये कहीं ना कहीं से यूपी के साथ या फिर कह सकते हैं कि नेपाल या तिब्बत के साथ कहीं ना कहीं से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो 4 जिले, तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये 4 जिले यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान कौन सा है जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान था? इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। आप देखिए जहां से अगर आपको कत्यूरी वंश, यहाँ पे जो टॉपिक आ रहे हैं ना, उन टॉपिकों को आप लिख लो साइड में, और साथ ही इन टॉपिकों को इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस टॉपिक का आप रिवीजन अच्छे से करेंगे, रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टास्क भी डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे कत्यूरी शासकों की राजधानी की अगर बात करेगा, ठीक है, तो इसका संबंध है आपका बागेश्वर से। ठीक है, बैजनाथ बागेश्वर में कत्यूरी के शासकों की अपनी राजधानी बनाया था यहाँ पे, इससे पहले चमोली में थे। ठीक है, अगला है कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ललितेश्वर देव, भूदेव, बसंत देव या फिर कल्याणराज देव? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, बसंत देव। तो कार्तिकेय वंश का संस्थापक कौन था आपका? ये था आपका बसंत देव था। अगला है 68वां, किसे प्राचीन काल में कुब्जाग्राम नामक से नाम से जाना जाता है? ठीक है, कुब्जामृग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हरिद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश या फिर कनखल। तो कुब्जामृग किसका नाम था यहाँ पे? उत्तराखंड के हम पर्सपेक्टिव इसको बात करेंगे तो ये था आपका ऋषिकेश, तो जिसको हम ऋषिकेश कहते हैं उसका प्राचीन नाम आपका ये था यहाँ पे। ठीक है, अगला है अल्मोड़ा के पूर्व स्थित खगमरे किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा खगमरा किला कहां पर है? तो ये अल्मोड़ा में है। दूसरी बात, जो खगमरा किला अल्मोड़ा के किस साइड में है? नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है? तो ये पूर्व में ईस्ट साइड में है। ठीक है, अब इसका निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, राजा भीमचंद, राजा कल्याणचंद, राजा सोमचंद या फिर राजा बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद? तो इसका जो कहा गया था वो भीमचंद ने करवाया था। अब ऐसे ही रुद्रचंद के द्वारा कौन सा बनाया गया था? वो भी आपका रुद्रचंद के द्वारा एक बनाया गया था यहाँ पे किला, वो आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से हैं? कालू मेहरा, जयानंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या फिर ये सभी? तो देखिए ऑप्शन होगा आपका डी होगा, क्योंकि कालू सिंह मेहरा 78 की जो क्रांति हुई थी तो उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी को माना जाता है। जयंत भारती ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत तो आपको पता ही है स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ ये इनको गोविंद बल्लभ पंत को क्या मिला है? उत्तराखंड के एकमात्र विभूति जिसको क्या मिला है? भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, 1957 के अंतर्गत, और ये देश के गृह मंत्री भी यहाँ पे रहे हुए हैं। ठीक है, अगला है 71वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय स्थल वाल्दी नदी के तट पर स्थित है? अब देखिए यहां से क्या करेंगे, जो नदियों रिवर वाले उत्तराखंड के रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिक जो रिवर सिस्टम है उनको एक बार पढ़ेंगे, आपका रिवीजन भी यहाँ से होता रहेगा। ठीक है, तो वाल्दी नदी के तट पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? ये आपका सहस्त्रधारा है। ठीक है,
अगला है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना, गंगा, यमुना, साबरमती, अलकनंदा। अब एक देखिए, एक चीज यहां देखना, साबरमती का तो उत्तराखंड में कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं, क्योंकि साबरमती रिवर कहाँ है, ये आपकी गुजरात में है, अहमदाबाद की तरफ, ठीक है। साबरमती आश्रम भी है और गुजरात में है, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है। तो विष्णुगाड़ पीपलकोटी की अगर बात करेंगे तो ये उत्तराखंड के अलकनंदा नदी पे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और नदी परियोजना से क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, ठीक है। अभी जमरा निवात परियोजना गोला नदी में बनी है हल्द्वानी में, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की गई है, बाजपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड में पीतल नगरी कहा जाता है, पीतल के लिए बर्तन यहाँ पे बनते हैं लार्ज स्केल पर, तो ये है आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला है 74वां, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए उत्तराखंड की अगर बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर बात करूंगा, तो देखिए उत्तराखंड में क्या है, 70% क्या है, 70% जो है वो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या कह सकता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड पूरा जो राज्य है मोस्ट ऑफ यहाँ पे अगर हरिद्वार, आपका रुद्रपुर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़ दो तो बाकी जो जिला है हमारा वो क्या है, पर्वतीय जिला है, पर्वतीय जिले हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी क्रम में ग्रामीण जनसंख्या का क्या है, यहाँ पे कृषि एंड पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कृषि एंड पशुपालन पे यहाँ पे लोग क्या है, डिपेंड है उत्तराखंड में, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए अभी थोड़ा मेरे पास चीजें थोड़ी टाइम का थोड़ा इश्यू हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ, वहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं वीडियोस को काफी ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो क्वेश्चन आपके मैंने इससे पहले जीएस में तो करवाया डिटेल में, बट उत्तराखंड के क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा, जो अगले टेस्ट होंगे वहां से फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पूरे बैकग्राउंड में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है और मैं बाहर हूँ, तो यहीं से आपके लिए वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए यहाँ पे जितना ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, कालीन, कम्बल, पंखी, पश्मीना, दुसार आदि मिलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली कालीन वगैरह को क्या हुआ है, जीआई टैग भी यहाँ पे मिला हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। और पिथौरागढ़ से अगर आप जोहार साइड जाते हैं, जोहार घाटी कहा जाता है, जो कि मुंशियारी साइड है, ठीक है। तो खासकर यहाँ पे जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, पहले ऑप्शन तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ क्या है, भोटिया जनजाति है। भोटिया में भी कौन सी है, सौका जनजाति, जो कि पिथौरागढ़ में मिलती है लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, ये बनाया था, और यहीं पे जो आपका जौलजीबी का मेला लगता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, ठीक है। गौरी गंगा संगम पर जो जौलजीबी का मेला है वो लगता है, और यहीं पे चीजें लाजवाब बिकती भी है। और अभी तो ये लोग क्या करते हैं, भोटे जनजाति जो है ये मैदानी एरिया में आके भी चीजों को बेच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है। अब देखिए बुक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको एक क्विक रिवीजन करना पड़ेगा बुक्स का। तो गढ़वाल एंशिएंट एसपी डबराल ने, ए परमार ने, जीसी पांडे ने या फिर पातीराम ने। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है ये लिखी हुई है पातीराम जी की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊं की 12 बोलियां निर्धारित की गई हैं। लोकरत्न गुमानी पंत, तोता कृष्ण गहरोला, नरेंद्र सिंह नेगी या फिर डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपका कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। इनके द्वारा जो कुमाऊनी की गोला की 12 बोलियां निर्धारित की गई है। अब संस्कृत का चैप्टर है जो परीक्षावाणी में, या आपके पास जो भी बुक है तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे एक अच्छे से आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप जो कल्चर वाला क्वेश्चन है ना, कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला है, चैतौल पर्व का आयोजन कब किया जाता है। पहली बार जो चैतौल का पर्व मनाया जाता है, ये खासकर अगर मैं बात करूं चंपावत और पिथौरागढ़ के जो नेपाल के साथ सटे हुए एरियाज है, बॉर्डर एरियाज, ठीक है, तो वहां पर खासकर ये मेन जैसा चमदेवल है उत्तराखंड में, चंपावत जिसमें चमदेवल है, या फिर आपका जो नेपाल से लगे हुए पंचेसर वाला जो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे खासकर यहाँ पे चैतौल पर्व मनाया जाता है, ठीक है। अब ये कब होता है, सप्तमी श्रावण मास में, अष्टमी चैत्र मास में, नवमी वैशाख मास में, या पूर्णिमा कार्तिक मास में। तो चैत्र के नवरात्र होते हैं ना, तो वहां पे जो अष्टमी और नवमी है उस दिन ये यहाँ पे क्या होता है, चैतौल पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है, पुरुषों का नहीं है कह रहा है। भोटू, मिर्जई, सुराव या फिर पिछोड़ा। देखिए एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट एलिमिनेट आपको नहीं पता है, पिछोड़ा किसी हालत में नहीं हो, क्योंकि पिछोड़ा क्या है, महिलाओं का है परिधान है, पुरुषों का नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पुरुषों का, अब देखिए सुराव तो होता है, पुरुष पहनते हैं जो पैजामा होता है उसको सुराव कहते हैं कुमार में। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी खुद उत्तराखंड के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात, क्वेश्चन नहीं है बोला गया है, तो आपको ये कुछ भी नहीं पता था ना, तो ऑप्शन डायरेक्टली आप देख सकते हैं पिछोड़ा। तो नहीं पूछा है तो पिछोड़ा, क्योंकि ये महिलाओं का होता है। क्लियर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। बाकी भोटू, सुराव और मिर्जे आपको नहीं पता था ना, तो पिछोड़ा से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो महिलाएं पहनती है, और यहाँ पूछा गया है पुरुषों का नहीं है। ऑब्वियसली पुरुषों का कौन सा नहीं होगा, पिछोड़ा नहीं होगा। 80वां है,
उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी कहाँ है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RS टोलिया के नाम से, जी के नाम से ये एकेडमी है, और ये जहां पे अगर आप पीसीएस का पेपर वगैरह दिखे जाते हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जैसे नेशनल एडमिशन एकेडमी है लवासना, लाल बहादुर शास्त्री, वो आपकी चमोली में है, जहां पे आईएएस पीसीएस की ट्रेनिंग चलती है, आईएएस की चलती है, पीसीएस की भी, सॉरी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में यही होती है, उसके बाद उनको हैदराबाद भेज दिया जाता है, ठीक है। तो हैदराबाद में उनकी पुलिस एकेडमी है, और लाल बहादुर सॉरी जो लाल बहादुर शास्त्री, इनके नाम से आपकी आईएएस अकेडमी कौन सी है? चमोली, ये मसूरी वाली है, ठीक है। इसके बाद सर मैंने आई थिंक चमोली बोल दिया था, ठीक है, ये मसूरी है, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ गलती कर दी है, वो स्लिप ऑफ टंग निकल जाता है कभी कभी। और हैदराबाद में क्या है? सरदार पटेल एकेडमी, जहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, बस स्टार्टिंग में यही होती है। बट उत्तराखंड के प्रशासनिक की बात करेंगे तो ये है आपका RS टोलिया जी के नाम से, ये आपका नैनीताल में है, ठीक है। अगर पीसीएस एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पे होने वाली है, ठीक है। चलिए 81वां है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने नैनीताल में फोटोकिनेटिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की है? श्री कृष्ण जोशी, देवीदत्त पंत, नीलांबर दत्त, या फिर डॉक्टर कृष्ण जोशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवीदत्त पंत जी, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, कहाँ अवस्थित है? रामनगर, कोटद्वार, देहरादून, या फिर चंपावत। तो माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूंगा तो ये है आपका रामनगर में, रामनगर नैनीताल में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे याद करेंगे। अगला है 83वां, श्री सिद्धपीठ मंदिर सिद्धबली मंदिर नाम से स्थित कहां पर है? ठीक है, अब देखिए मंदिर भी, जो इंपोर्टेंट मंदिर न्यूज में रहते हैं, इनको एक बार अच्छे से करेंगे आप लोग, क्योंकि मंदिर भी मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे मैं करवाऊंगा किस टाइप से कर रहे हैं, तो अभी तो प्रैक्टिस है मेरा पहला है, आगे मैं 20 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोटद्वार, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धबली मंदिर की अगर बात करूंगा तो यह कोटद्वार पौड़ी में है, ठीक है। 84वां है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? मृंगतुंग, केदारश्रम, तपोभूमि, या फिर अलकापुरी नाम से, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मृंगतुंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केदारनाथ में प्राचीन नाम से केदारनाथ को जाना जाता था यहाँ पे, ठीक है। अगला है 85वां क्वेश्चन, लाल डिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, मसूरी में। देखिए लाल डिब्बा जो पर्यटन वगैरह है क्षेत्र है, ठीक है, ये मसूरी में है। कहाँ पे? आपका मसूरी, देहरादून में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। नाग डिब्बा और लाल डिब्बा जो है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड का जो हिस्ट्री वाला अगर पोर्शन पढ़ेंगे तो शैलाश्रय के बारे में वहां से अच्छे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। लाखो उडियार, फड़कानौली, गोरखा उडियार, या फिर ये सभी। तो उत्तराखंड में नागफनी आकार की अगर मैं बात करूंगा तो ये मिला हुआ है लाखो उडियार। अब लाखो उडियार कहाँ पे? आप लोग कमेंट में बताइए कौन से जिले में लाखो उडियार है, ठीक है। आपको भी रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। बहुतों को पता होगा, जिसको नहीं पता है, फिर आप जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है, पहले तो आप लोग जब लिखते हैं चीजों को ना, तो कमेंट में वो आपको हमेशा याद रहता है। दूसरी चीज, जिसको नहीं पता होगा इसके बारे में, वो जाके क्या करेगा, रिसर्च वहां किताब पढ़ेगा, जो नोट्स होंगे आप लोगों के, तो आपको यहाँ से क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा चीज कहाँ पे है, ठीक है। अगला है, देवभूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ठीक है, देखिए अब उत्तराखंड के हम प्रस्पेक्ट में बात करेंगे तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को कहा जाता है। अभी हिमाचल में भी देवभूमि कहते हैं, गुजरात को भी देवभूमि कहा जाता है, वो अपने अपने। बट अभी हम मोस्ट जो फेमस है पूरे भारत में, वो कौन सा है? वो आपका उत्तराखंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित रामगंगा नेशनल पार्क को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? जो रामगंगा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना होती है हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में। ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, क्लियर है। जिम कॉर्बेट के नाम पे इनको रखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 89, उत्तराखंड में 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले किस औषधि पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अमेरिका के, यूएस के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा इसे खोज की गई थी, और उत्तराखंड में लार्ज स्केल पर इसको मिलता है, ठीक है। ये धुनेर है, ये आपका थुनेर नहीं होगा, ये धुनेर होगा, ठीक है, ढौ होगा। तो धुनेर जो है वो टेक्सोल नामक उससे रसायन निकलता है, और उससे कैंसर की दवाई यहाँ पे बनती है, ठीक है। अगला है 90वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का टिहरी शहर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था। देखिए टिहरी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो बना था, ठीक है, जो टिहरी झील है, यहाँ पे टिहरी डैम भी है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये जलमग्न क्या हुआ, इससे पुरानी टिहरी जो थी वो जलमग्न हो गई थी। वो कब हो गई थी? 2000 में, 2002 में, 2004 में, या 2006 में, ठीक है। तो ये हो गई थी आपकी, कह सकते हैं कि 2002 के आसपास। 2006 से यहाँ पे लाइट बननी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और 2400 मेगावाट इसकी क्या है, कैपेसिटी है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हजार वाट के दो हैं, और साथ में मेगावाट का, और उसके बाद 400 मेगावाट का अलग से है, जो 20-25 किलोमीटर आगे है इसका, थोड़ी, ठीक है। है तो इसी का पार्ट, ठीक है, इसलिए इसको 2400 मेगावाट कहा जाता है इसको। अगला है, निम्न में से कौन सा
कारण उत्तराखंड में होने वाले भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है? भूकंप, अनियंत्रित विकास कार्य, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति, उपरोक्त सभी। तो देखिए रिसेंट में उत्तराखंड में ना एनवायरमेंट जितनी भी एनवायरमेंट हैं उनको जरा कंसर्न जताया गया कि उत्तराखंड में ना लार्ज स्केल पे क्या अंधाधुंध विकास हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म के नाम पे होटल्स खुल रहे हैं, रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं, ठीक है, मोटर्स वगैरह खुल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में ना हानि हो रही है। साथ ही रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। देखिए रोड कनेक्टिविटी चाहिए बट उसको ऐसे करिए। अब देखा होगा जो चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा था लार्ज, अभी पूरा नहीं हुआ है और लार्ज स्केल पर उसमें क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे लैंडस्लाइड वगैरह होती है। आपको न्यूज में होता है वर्षा का सीजन आने वाला है तो फिर से यहाँ रोडें बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो भूकंप तो होता ही है, अनियंत्रित विकास कार्य भी है इसके लिए कारण भूस्खलन का, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल राइट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगला है, महिला एवं बाल केंद्रित सामुदायिक विकास के लिए कार्य कर रही संस्था भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र क्या वाक्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार तथा खुशहाल समाज, खुशहाल उत्तराखंड, मुस्कान या फिर खुशहाली। देखिए जो मुस्कान है वो तो एक उत्तराखंड की बच्चों के लिए स्कीम है, ठीक है। तो इसका जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र है वो है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज, ठीक है। एक एनजीओ है जो कि अच्छा काम कर रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब केंद्रीय सामूहिक विकास के अंतर्गत यहाँ पे काम कर रही है वेलफेयर सोसाइटी के लिए, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कौन सा पुरस्कार, बच्चों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन पूछते हैं, स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार इनको दिया जाता है जो कि 75% से ऊपर लाते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? पहली बात, आपको जनजाति वाला चैप्टर जो है ना अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, उत्तराखंड में जो सेंसस है ना, जनसंख्या वाला चैप्टर, वो भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से तो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। और वो डेटा दिया हुआ है, वो आपको डेटा एक बार देखना है, बाकी आप चीजें को डायरेक्टली कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला गया था, इसके बाद अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत है यहाँ जनसंख्या में, ठीक है। तो ये है आपका 2.9%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ है, अगर हम देखते हैं जो थारू जनजाति है, ठीक है, और ये कहाँ पे ज्यादा, उधम सिंह नगर में। इसके बाद जौनसर बाबर में आती है जौनसाई जनजाति। तो सबसे कम अगर मैं अभी के बारे में बात करता हूँ तो राजी जनजाति जो कि पिथौरागढ़ में मिलती है, इनकी पॉपुलेशन 500 से भी कम है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, वनराजी याद रखना, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको, चीजें रिकॉल होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस सेट सीधे टिक करते आगे चलूंगा, ऐसा नहीं। मेरा जो मेन मतलब रहता है कि मैं आपको अच्छे से इन चीजों को पढ़ाऊं यहाँ पे, ठीक है। अगला है, अक्टूबर 2024 में आयोजित उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5, 15, 20 या फिर 26? इसका राइट ऑप्शन है आपका 26 लोगों को। कितने लोगों को? 26 लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए जो भी सम्मान वगैरह मिले हुए हैं ना रिसेंट में, उनको एक बार देख लेना। उत्तराखंड जो गौरव सम्मान मिले हुए हैं 2024 के, वो भी एक बार आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। 5 लोगों को मिले हुए हैं, ठीक है। अगला है, मार्च 2024 में उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरोगोट को स्वास्थ्य सेवा के बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार दिया गया है? चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश या फिर रुद्रप्रयाग? तो ये दिया गया है चंपावत। इसको याद रखना, क्योंकि चंपावत के अंदर ना काफी अभी विकास हो रहा है, क्योंकि चंपावत से आपके जो एमएलए हैं वो कौन है, वो आपके सीएम धामी है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ स्कीम जो होती है वो चंपावत से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगला है, राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मॉडल सेंटर कहाँ निर्मित किया गया है? आईआईटी रुड़की, पंतनगर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वीर माधव सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून, ठीक है। तो ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का जो मॉडल है सेंटर, वो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका वीर माधव सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला है 98, हाल ही में फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का गठन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के निवासियों का एक समूह बनाना, उत्तराखंड की संस्कृति विरासत व पहाड़ी व्यंजनों को विदेशों में पहचान दिलाना, राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रचार प्रसार करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मेन मोटो है, मतलब है काम करने का जो, वो है आपका उत्तराखंड की संस्कृति विरासत व पहाड़ी व्यंजनों के विदेशों में पहचान दिलाना, ठीक है। इंपोर्टेंट, इसको याद रखना आप लोग। 99वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मसूरी, नरेंद्र नगर, कोटद्वार या फिर गंगोत्री? तो नरेंद्र नगर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 318 के आसपास बारिश होती है मिलीमीटर के आसपास, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, बाढ़ विरोधी समिति का गठन कब किया गया था? 1978, 1979, 1981 या 1992 में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1978 में बाढ़ विरोधी समिति का गठन उत्तराखंड में
किया गया था। तो ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करूंगा, और वो डिपेंड करेगा आपका जो कमेंट होते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ वीडियो अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। बट आप लोगों के कमेंट वगैरह सही रहे, आपकी लाइक मिले मुझे, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसको, ठीक है। तो ये था आपके लिए कंप्लीट 100 क्वेश्चन। तो आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे वो अच्छे देखेंगे, और आपने स्कोर जो किया है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ, साथ ही अच्छे से पढ़िए, और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।